हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमपी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें एंथर के बारे में डिस्कस की थी। एंथर का टीएस कट किया था, उसके अंदर देखा था कि एंथर किस तरह से दिखाई देता है, टेट्रागोनल शेप में दिखाई देता है। उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, एक लोब में 2 थीका होते हैं, इसलिए एंथर को हम डाइथिकस बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी और हमने देखा था वहां पर कि क्या हुआ था कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट था, जिसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ चेंजेस हुए और वो किसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गया या फिर पोलन मदर सेल में कन्वर्ट हो गया। और उसके अंदर मियोसिस होने के बाद में हैप्लॉइड 4 हैप्लॉइड टेट्राड माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उसी पोलन ग्रेन की मैच्योरिटी, यानी कि जब डेवलपमेंट होता है किसका, पोलन ग्रेन का, और उससे बनता है एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। यानी कि आज हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, इस प्रोसेस को। ठीक है, अब देखिए उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक पूरा मेल पार्ट से रिलेटेड है। तो कुछ टर्म्स है पॉलन से रिलेटेड, वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद में हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो टर्म क्या है हमारी, टर्म है एरो एलर्जेंस। एरो एलर्जेंस क्या होता है एरो एलर्जेंस। एरो का मतलब होता है एयर और एलर्जेंस का मतलब है एलर्जी कोज करने वाले एजेंट्स। यानी कि बहुत सारे पोलन्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, एयर ड्रॉप होते हैं, यानी कि एयर में क्या होते हैं, उड़ते हैं, और इनको क्या होता है कि ये एयर में प्रेजेंट होते हैं और एयर में प्रेजेंट होने के बाद में हम इन्हें इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, और जब ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, जब हम इन्हें इनहेल कर लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, वहां पर ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ डिजीज को डेवलप करते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस एंड उसके अलावा आपका अस्थमा। तो इस टाइप के जो पोलन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एरो एलर्जेंस। एरो एलर्जेंस यानी कि एयर के थ्रू डिजीज कोज करने वाले एजेंट्स। और ये क्या होते हैं, पोलन्स होते हैं। किसके पोलन्स होते हैं, इसका एग्जाम्पल है पार्थीनियम, और पार्थीनियम का ही दूसरा नाम है कैरट ग्रास। ये जो पार्थीनियम है, इसका पोलन क्या होता है, एयर ड्रॉप होता है, एयर में प्रेजेंट होता है, और इसको जब इनहेल कर लिया जाता है तो ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसी डिजीज लोगों के अंदर हो जाती है, यानी कि ब्रीदिंग से रिलेटेड डिजीज होती है। अब देखिए ये जो पार्थीनियम है ना, ये पार्थीनियम एंडोजेनस प्लांट नहीं है, ये एक एक्सोटिक प्लांट है। इसको क्या किया गया था, जब भारत में बहुत समय पहले की बात है, इंडिया के अंदर क्या हुआ, भुखमरी आई, हमें अकाल पड़ गया, तो हमें क्या चाहिए था, गेहूं चाहिए था। हमने विदेश से क्या किया, फॉरेन से वीट को इंपोर्ट किया। वीट को जब फॉरेन से इंपोर्ट किया, तब क्या होता है बच्चों कि वो लोग वहां से इसके वीट के साथ में ये पार्थीनियम को क्या करते हैं, इसे एज ए एक्सोटिक प्लांट वीट के साथ में ये भी वहां से भेज दिया जाता है भारत के अंदर, क्योंकि उनको चाहिए कि भाई भारत में कोई ऐसी डिजीज फैला दी जाए जिससे क्या हो जाए कि भारत वाले परेशान हो जाए, इंडिया वाले। तो गेहूं को जब इंपोर्ट किया गया, तब ये पार्थीनियम ग्रास को भी क्या कर दिया गया, वहां से भेज दिया गया गेहूं के साथ में। जब गेहूं की फसल को उगाया गया इंडिया के अंदर, तो क्या हुआ, ये जो थी पार्थीनियम ग्रास, जिसको हम दूसरी नाम दे रहे हैं कैरट ग्रास, ये गेहूं से भी ज्यादा कम समय में, यानी कि कम समय में गेहूं से भी ज्यादा क्वांटिटी से पूरे भारत में फैल गई। और आज की तारीख में ये जो पार्थीनियम है, इसको कल्टीवेट नहीं किया जाता है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली उग जाती है। आप कभी भी सड़क किनारे देखेंगे, आप चल रहे तो साइड में सड़क के किनारे छोटे छोटे से आपको प्लांट्स नजर आएंगे, जिसमें व्हाइट कलर के कॉम्पैक्ट फ्लावर दिखाई देंगे, तो वो क्या है, आपका ये पार्थीनियम है। आज इस पार्थीनियम को हम बोलते हैं कि ये एक ट्रबल बन चुका है हमारे इंडिया के लिए। ये क्या हो चुका है, एक ट्रबल वीट साइड हो चुका है, जिसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, और ये पूरे भारत में इसने हाहाकार मचाया हुआ है। तो पार्थीनियम क्या है कि इसके पोलन ग्रेन्स की वजह से आपको ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी डिजीज होती है, और इसके पोलन्स
एयर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये पार्थिनियम ग्रास को ही हम क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास बोलते हैं। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि वो पूछेगा कि पार्थिनियम ग्रास किस फैमिली से बिलोंग करता है, पार्थिनियम या फिर कैरेट ग्रास जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप कैरेट ग्रास, पीछे ग्रास टर्म देख के ये मत सोचना कि पूरी ग्रासेस फैमिली में आएगी, यानी कि पोएसी फैमिली में आएगी, वीट फैमिली में आएगी, मोनोकोट फैमिली, ऐसा नहीं सोचना है। पार्थिनियम जो है न तो ये पोएसी फैमिली का मेंबर है, नहीं ये फेबेसी फैमिली का मेंबर है, नहीं ये ग्रास फैमिली का मेंबर। पार्थिनियम जो है आपकी सनफ्लावर की जो फैमिली होती है जिसका नाम है एस्ट्रेसी फैमिली, और उसी का दूसरा नाम है कंपोजिटी फैमिली, जो कि आपके सिलेबस में न्यू फैमिली ऐड हुई है, बहुत अच्छी फैमिली है, उसको आपको बहुत डिटेल में भी पढ़ना है, उसका मेंबर है। तो पार्थिनियम बिलोंग्स विच ऑफ द फैमिली, इट इज बिलोंग टू द एस्ट्रेसी फैमिली। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि पार्थिनियम जो है वो ग्रास फैमिली या फिर मोनोकोट किसी भी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, ये एस्ट्रेसी या फिर कंपोजिटी फैमिली जो हमारी सनफ्लावर की फैमिली है उससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो एरो एलर्जेंस क्या हुए कि एयर में प्रेजेंट जो पोलन है जिसकी वजह से क्या हो रही है, डिजीज कॉज हो रही है, उनको हम क्या बोलते हैं, एरो एलर्जेंस बोलते हैं। दूसरा हमारा टर्म है पोलन टैबलेट्स एंड सिरप्स। देखिए पोलन टैबलेट या सिरप को यूज किया जाता है एज अ फूड, एज अ फूड क्या होता है, इनको यूज किया जाता है, फूड सप्लीमेंट की तरह इनको यूज किया जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पोलन ग्रेन्स को एज अ सिरप या फिर एज अ टैबलेट हम फूड सप्लीमेंट की तरह क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है, उसका रीजन ये है दैट पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिशन, बहुत सारा न्यूट्रिशन पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए आजकल विदेशों में, फॉरेन्स में क्या हो रहा है, एक फैशन चला है, एक ट्रेंड चला है जिसमें वो पोलन ग्रेन्स को एज अ टैबलेट या फिर सिरप में की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, फूड सप्लीमेंट की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। फॉरेन में क्या होता है, हॉर्स की रेस चलती है, घोड़ों की रेस चलती है, और उसमें क्या होती है, बैटिंग होती है। तो वो जो घोड़े वहां पर दौड़ रहे होते हैं फॉरेन में, यानी कि घोड़ों की रेस जिस पर दाव लगाए जाते हैं, बैटिंग की जाती है, उन लोगों को भी क्या किया जाता है, ये पोलन ग्रेन एज अ फूड सप्लीमेंट दिया जाता है, ताकि ये क्या है, रिच है न्यूट्रिशन में और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो घोड़े अच्छे से दौड़ सके। इसके अलावा जनरली जो ओलंपियाड वगैरह में प्लेयर्स होते हैं, जो ओलंपियाड में खेलते हैं प्लेयर्स, वो भी क्या करते हैं, पोलन ग्रेन की टैबलेट या सिरप को यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, क्योंकि इनके अंदर क्या है, बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है जो क्या करती है, एनर्जी देने का काम करती है। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि पोलन ग्रेन जो है उसके सबसे आउटर लेयर थी वो एग्जाइम थी, और एग्जाइम से मिलकर बना है स्पोरोपोलेनिन। एग्जाइम किससे मिलकर बना है, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना है, जो एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसे हम किसी भी चीज में, जो वाटर से रेजिस्टेंट करता है, एंजाइम से नहीं तोड़ सकते हो, किसी भी माइक्रोबाइल से आप नहीं तोड़ सकते हो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि जब पोलन ग्रेन से सिरप या टैबलेट का फॉर्म होगा तो उस एग्जाइम वाली लेयर को हटाया जाएगा, उस एग्जाइम वाली लेयर को नहीं हटाया जाएगा। बिना एग्जाइम की लेयर को हटाए टैबलेट और सिरप का फॉर्मेशन होगा। फिर वो क्या होगी, हमारी बॉडी में जाएगी, तो हमारी बॉडी तो उसको डाइजेस्ट कर नहीं पाएगी, जो भी इसको खा रहे हैं पोलन ग्रेन को एज अ टैबलेट्स और सिरप। तो फिर सोचो क्या हो रहा होगा उस एग्जाइम का, ये आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी तो निकलता है, तो जो चीज एब्जॉर्ब हो सकती है पोलन ग्रेन में से वो एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, और एग्जाइम वाली जो स्पोरोपोलेनिन की लेयर है वो तो क्या होगी, डाइजेस्ट होगी नहीं, तो वो एज अ वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीजों में क्या करते हैं, पेरेंकाइमा खाते हैं, पेरेंकाइमा टिश्यू को खाते हैं। जैसे आपने इमेजिन करो कि आपने क्या खाया, तरबूज खाया, तो उसमें भी आपने पेरेंकाइमा खाया। आपने एक चम्मच मैंगो का पल्प खाया, उसमें भी लाखों करोड़ों पेरेंकाइमा की सेल्स आप खा चुके हो। और आपको ये पता है कि पेरेंकाइमा की जो आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल जो होती है उसकी, वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी है, और हम जैसे लोग यानी कि ह्यूमन बींग्स तो सेल्यूलोज को भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कितना सारा हमने सुबह से लेकर शाम तक हम टोमेटो खा रहे हैं, तो उसमें भी पेरेंकाइमा खा रहे हैं। तो पेरेंकाइमा खाने के बाद में भी हमारी बॉडी में से क्या होता है, जो उसमें से एब्जॉर्ब किया जा सकता है वो चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, जैसे सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकती है हमारी बॉडी, तो उसको एज अ क्या वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से पोलन टैबलेट्स और पोलन सिरप का फॉर्मेशन किया जाता है, और एग्जाइम की लेयर को नहीं हटाया जाता है। लास्ट हमारी टर्म है कि आपको याद रखना है एक लॉन्गेस्ट पोलन। क्या याद रखना है, लॉन्गेस्ट पोलन का नाम याद रखना है।
और लॉन्गेस्ट पोलन कौन सा होता है? ज़ूस्टेरा का। ज़ूस्टेरा का पोलन जो है वो लॉन्गेस्ट पोलन है। इसे सी ग्रास भी बोला जाता है। और ये क्या है? ज़ूस्टेरा मेराइन एंजियोस्पर्म है। क्या है ये? मेराइन एंजियोस्पर्म है, जिसका पोलन सबसे लंबा होता है। और एक और चीज याद रखनी कि इसका पोलन कैसा होता है? रिबन लाइक स्ट्रक्चर में होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ज़ूस्टेरा के पोलन की? रिबन लाइक होती है। और ये क्या होती है? लॉन्ग पोलन ग्रेन होता है इसका। पोलन ग्रेन रिबन लाइक एंड लॉन्ग पोलन होता है ज़ूस्टेरा, जिसका पोलन सबसे लंबा है। और ये क्या है? एक तरह का मेराइन एंजियोस्पर्म है। ये आपको टर्म्स याद रखनी है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए पोलन ग्रेन का डायामीटर कितना है, तो पोलन ग्रेन का डायामीटर याद रखना है 25 to 50 माइक्रोमीटर पोलन ग्रेन का डायामीटर होता है। पोलन ग्रेन की अगर शेप की बात की जाए तो उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल फॉर्म में होता है। और कभी कभी क्या होते हैं? राउंड वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन का मतलब है कि किसी भी पोलन ग्रेन की जब वो एंथर से क्या हो जाता है? डाइसिस हो जाता है, एंथर डाइसिस हो जाता है, एंथर फट जाता है और पोलन ग्रेन वहां से रिलीज हो जाता है। और उसका जर्मिनेशन होने से पहले तक उसकी वायबिलिटी कितनी है, यानी कि उसके अंदर जीवन क्षमता कितनी है, कि उसने अगर एंथर से डाइसिस होकर पोलन ग्रेन बाहर निकला है तो उसको कितने टाइम पीरियड में स्टिग्मा पर पहुंचकर जर्मिनेशन करना कंपलसरी है। अदरवाइज क्या होगा? पोलन ग्रेन की जीवन क्षमता खत्म हो जाएगी और पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो उसी को पता लगाने के लिए हम पढ़ने वाले हैं वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। तो इसको हिंदी में बोलते हैं जीवन क्षमता किसकी? पोलन ग्रेन की। तो देखिए, अगर मैं बात करूं वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन में व्हीट एंड राइस के पोलन ग्रेन की, व्हीट एंड राइस के पोलन ग्रेन की, तो इनकी वायबिलिटी होती है बच्चों 30 मिनट्स। क्या होती है? 30 मिनट्स। यानी कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट और सारी चीजें कहाँ होंगी? एंथर के अंदर होंगी। ठीक है, एंथर की क्या होगी? स्ट्रोमियम वाली लेयर से, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने स्ट्रोमियम देखा था, जहां से क्या होता है? एंथर फटता है, डाइसिस होता है, वहां से वो फटा, पोलन ग्रेन बाहर निकला। तो पोलन ग्रेन वहां से एंथर से निकलने के बाद में कितने मिनट में, कितने समय में स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी कार्पल के पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले स्टिग्मा पर जाके बैठेगा और यहाँ पर जाने के बाद में जर्मिनेट करेगा। तो स्टिग्मा तक पहुंचने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम बोलते हैं वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। तो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर व्हीट एंड राइस के पोलन ग्रेन के बारे में। तो व्हीट और राइस के पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कितनी होती है? 30 मिनट होती है। कितनी होती है बच्चों? 30 मिनट होती है। यानी कि अगर विद इन 30 मिनट्स एंथर से निकलकर पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा कि इसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, जीवन क्षमता खत्म हो जाएगी। अब पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर सकता। अगर आफ्टर 30 मिनट्स क्या हो रहा है कि पोलन ग्रेन पहुंच रहे हैं यहाँ पर, कहां पर? स्टिग्मा के ऊपर। तो इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि इसकी वायबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसके अलावा क्या सभी की, जितने भी एंजियोस्पर्म्स हम पढ़ते हैं, सभी की वायबिलिटी 30 मिनट्स होती है क्या? तो सभी की वायबिलिटी 30 मिनट्स नहीं होती है। सभी की वायबिलिटी 30 मिनट्स नहीं होती है। जैसे कि मैं बात करूं एग्जांपल की, सोलेनेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली और लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो इनके पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कैसे होती है? लाखों तक होती है। लाखों तक नहीं होती, महीनों तक होती है। जैसे मान लो चक्रवात आ गया, कोई तूफान आ गया, कोई बाढ़ आ गई और ये पोलन ग्रेन क्या हुआ? उड़ गए, इधर उधर चले गए, तो महीनों तक ये एनवायरनमेंट में घूम के फिरते प्लांट की स्टिग्मा पर आ जाएंगे और ये क्या होंगे? जर्मिनेट हो जाएंगे। यानी कि सोलेनेसी, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है, इनके पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कितनी होती है? मंथ्स तक होती है, बहुत सारे महीनों तक होती है। ठीक है, अब देखिए कि कुछ पोलन ग्रेन ऐसा होता है
कि भाई व्हीट और राइस का फिक्स है कि 30 मिनट्स ही क्या होगी, इनकी वायबिलिटी होगी। 30 मिनट्स के बाद में क्या होगी, इनकी वायबिलिटी लॉस्ट हो जाएगी। लेकिन क्या फिक्स 30 मिनट रहेगी? तो ऐसा नहीं है। पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, जैसे कि एनवायरमेंट में मॉइस्चर कितना है, एनवायरमेंट के अंदर टेम्परेचर कितना है। अगर मान लो मॉइस्चर की कमी है या फिर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होगा, ये वायबिलिटी 30 मिनट से घटकर और कम हो जाएगी, यानी कि 30 मिनट से और भी कम हो सकती है। वायबिलिटी डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल फैक्टर में, एनवायरमेंट में मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कितना है। तो क्या किया जाता है आजकल कि जिन प्लांट्स की, व्हीट एंड राइस की तो 30 मिनट से हो सकता है, इसके अलावा कुछ ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हो जिनकी वायबिलिटी, पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी और कम हो, तो जिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की क्या होती है, पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी कम होती है, उनको क्या किया जाता है आजकल, स्टोर किया जाता है। जैसे कि स्पर्म्स को स्टोर करके स्पर्म बैंक बनाए गए, सीड को स्टोर करके सीड बैंक बनाए गए, तो उसी तरह से क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स को भी क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है और पोलन ग्रेन के बैंक बनाए गए, पोलन बैंक्स बनाए गए, जहां पर इन पोलन ग्रेन्स को, जिनकी वायबिलिटी कम है, ऐसे एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन्स जिनकी वायबिलिटी कम है, उनको क्या किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है और इनके थ्रू क्या बनाए जाते हैं, पोलन बैंक्स बनाए गए। तो क्या कर रहा है, कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन कैसी होनी चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, टेम्परेचर क्या रहेगा, -196 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रोसेस को, इसके थ्रू स्पर्म्स को भी स्टोर किया जाता है, इस तरह से सीड्स को भी स्टोर किया जाता है और सीड बैंक बनाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो याद रखना है व्हीट और राइस का कितना है, 30 मिनट्स याद रखना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ 30 का आंकड़ा याद कर लो और आप उसके आगे का मिनट याद ना करो, क्योंकि एक बार किसमें, कर्नाटका नीट में, अगर मैं बात करूं कर्नाटका आईपीएमटी 2017-18 की बात है, तब ये क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हीट एंड राइस के पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कितनी होती है। ठीक है, तो वहां पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, 30 आवर, 30 डेज, 30 सेकेंड्स एंड 30 मिनट। अब बच्चा क्या याद करके गया था, 30 याद करके गया था, चारों के चारों ऑप्शन 30 दे दिए, तो वहां पर क्या हुआ, बच्चा हो गया कंफ्यूज और उसकी हो गई बत्ती फ्यूज, यानी कि बच्चा कंफ्यूज, बत्ती फ्यूज। तो 30 मिनट याद रखना है, ऐसे याद ना हो तो ऐसे याद रखना। देखिए व्हीट जो है उससे चपाती बनती है, राइस आपका क्या है, चावल। अब आप बाहर से आए, थके हारे, कोचिंग से आए और आपने आपकी फादर को या मदर को आके बोला कि मेरे लिए फटाफट से पराठा बना दो या चपाती बना दो, तो आपकी मम्मी क्या जवाब देंगे आपको, या पापा जो भी खाना बना रहे हैं घर में, कि 30 सेकंड में बन जाएगा? नहीं ना। या फिर ये बोलेंगे 30 दिन में बना के लाती हूँ, तो 30 दिन में क्या, ये बोलेंगी मम्मी कि मैं जाऊंगी खेत में, गेहूं बोऊंगी, फिर गेहूं उगेगा, फिर काटूंगी, फिर छानूंगी, मतलब पीसवाऊंगी उसको, कटवा के फिर तेरे लिए रोटी बनाऊंगी। ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या रोटी बनाने के लिए आपके 30 मिनट लगे, सॉरी 30 घंटे लगेंगे? मम्मी को नहीं, 30 मिनट में दाल चावल जो भी बनवाना है तुम्हें मम्मी से, रोटी चावल वो सब बन के रेडी हो जाएगा। यानी कि व्हीट और राइस जो है उनकी पोलन वायबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट्स होती है। ठीक है, तो वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स भी हम देख चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है जिसके लिए आज आप लोग वेट कर रहे हो मेरा, वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड इसी का नाम आप देख सकते हो कि इसी प्रोसेस को आप बोल सकते हो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। क्या बोला मैंने, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, या फिर इसी को आप बोल सकते हो, इसी प्रोसेस को माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। एंड नहीं लगाना बेटा यहाँ पे, या ठीक है, दोनों में से माइक्रो गैमेटोजेनेसिस आ जाए या फिर मेल गैमेटोफाइट का क्या आ जाए, डेवलपमेंट आ जाए। अब कैसे होगा, कहाँ होगा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, एंथर के अंदर होगा। कहाँ होगा बेटा, एंथर के अंदर होगा। तो ये क्या है हमारा, बाइलोब्ड एंथर है। ये सारा का सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, इसके अंदर चल रहा है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा था, इसके अंदर हमने देखा था लास्ट में हमारा पोलन ग्रेन बन गया था। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था।
4 हैप्लॉइड टेट्राइड माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन हुआ था, और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं माइक्रोस्पोर के ऊपर क्या हुआ था, एक्साइन का जो वॉल बन गया था, एक्साइन का लेयर बन गया था स्पोरोपोलेनिन का, तब हमने उसको पोलन ग्रेन नाम दे दिया था। तो ये पोलन ग्रेन हमने जो लास्ट लेक्चर में बनाया बच्चों, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जितने भी डाइकोट्स के पोलन ग्रेन होंगे उनमें 3 जर्मिनल पोर यानी कि जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं डाइकोट के पोलन ग्रेन में, और मोनोकोट के पोलन ग्रेन में क्या होता है, एक जर्मोपोर प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, एक जर्मोपोर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या था हमारा पोलन ग्रेन। अब ये इसका डेवलपमेंट करना है हमें, और ये सब कुछ कहाँ चल रहा है, हमारे एंथर के अंदर चल रहा है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने पोलन ग्रेन बना लिया था। आउटर लेस्ट जो वॉल थी, जो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई थी, उसको एक्साइन बोला था, इनर वॉल को हमने एंटाइन बोला था। आउटर एक्साइन लेयर कैसी होती है, थिक होती है। इनर एंटाइन लेयर क्या होती है, थिन होती है। इनर एंटाइन लेयर रेगुलर होती है, जबकि आउटर एक्साइन लेयर क्या होती है, इरेगुलर होती है, यानी कि कंटिन्यू फॉर्म में फॉर्म नहीं होती है। अब इस पोलन ग्रेन में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों इस पोलन ग्रेन में होते हैं अनइक्वल माइटोसिस। अनइक्वल माइटोसिस होता है इसके अंदर। और ये पोलन ग्रेन जो था ये क्या था, हैप्लॉइड था। इसका प्लॉइडी लेवल क्या था, हमारा हैप्लॉइड था। तो अनइक्वल माइटोसिस हुआ। माइटोसिस जब भी होता है एक सेल से कितना, 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन माइटोसिस में भी पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, अनइक्वल माइटोसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 तरह के क्या बन गए, न्यूक्लियस बन गए। एक न्यूक्लियस छोटा है और एक न्यूक्लियस क्या है, साइज में बड़ा है। ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस है, जो राउंड एंड राउंड आपको दिखाई दे रहा है, इस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये जो इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, जो क्या है, साइज में बड़ा है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस भी इसको आप बोल सकते हो। तो पहले क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया। क्या हो गया बच्चों, पहले कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस होगा यानी कि अब सेल्स का फॉर्मेशन होगा, सेल मेम्ब्रेन बनेगी, तो यहाँ पर 2 सेल बन जाएंगी। और यहाँ पर मैंने ये जो रेड कलर से एक्साइन की लेयर बनाई है, ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है, लेकिन टाइम लगेगा बनाने में बार बार। तो हर एक डायग्राम में एक्साइन की लेयर प्रेजेंट है। ऐसा मत सोचना कि एक्साइन की लेयर हट चुकी है यहाँ से। तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। छोटे वाले न्यूक्लियस से जो सेल बनी वो छोटी सेल है, और बड़ी वाले न्यूक्लियस से जो इरेगुलर शेप का बड़े साइज का न्यूक्लियस था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उससे क्या हुई, जिस बड़ी सेल का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि हमारा माइटोसिस कैसा हुआ था, अनइक्वल हुआ था। और जब माइटोसिस अनइक्वल होगा तो एक छोड़ी एक बड़ी सेल बन गई। ठीक है, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जिस सेल में प्रेजेंट है, उस सेल का नाम क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या है, वेजिटेटिव या फिर ट्यूब सेल। इसको क्या बोलेंगे, जिसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो इरेगुलर शेप का है और साइज में कैसा है, बड़ा है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव ट्यूब, वेजिटेटिव या ट्यूब सेल बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल। और ये जो नीचे वाला छोटा सा हमारा न्यूक्लियस था, जिसको हमने जनरेटिव न्यूक्लियस बोला था, जब इसके चारों तरफ क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी, सेल वॉल बन जाएगी इसकी, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भैया सेल, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये है हमारी जनरेटिव सेल। जनरेटिव न्यूक्लियस जिस सेल में प्रेजेंट है, उस सेल का नाम है जनरेटिव सेल। अब क्या होता है देखिए, आगे आगे कुछ ऐसा होता है।
तो देखिए अब क्या हो रहा है, जनरेटिव सेल बन गई, छोटे न्यूक्लियस वाली सेल को हमने बोला है जनरेटिव सेल, बड़े न्यूक्लियस वाली जो सेल थी उसको हमने क्या बोला है, वेजिटेटिव सेल बोला है। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा है, इररेगुलर है शेप में और साइज में बड़ा है, जबकि जो जनरेटिव न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट था उसको हमने बोला है जनरेटिव सेल बोला है। क्या बोला है बच्चों, जनरेटिव सेल बोला है, ठीक है। तो अब ये जो जनरेटिव सेल है ये क्या करेगी आगे जाके कि ये अपने शेप में, जनरेटिव सेल क्या कर रही है, बार बार अपने शेप में क्या कर रही है, चेंजेस लाती जा रही है, अपने शेप को बदलती जा रही है, और लास्ट में आते आते ये जनरेटिव सेल जो है ये क्या हो जाएगी कि बिल्कुल ये डिटेच हो जाएगी इसकी वॉल से, पोलैंड ग्रेन की वॉल से ये डिटेच हो जाएगी, और लास्ट में हम देख सकते हैं कि ये जो बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल थी जिसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट था उसमें क्या है, ये जनरेटिव सेल जो है वो फ्लोटिंग कर रही है। और ये बेस्ट एग्जांपल है सेल इन द सेल फ्लोटिंग का, कि क्या हो रहा है कि बड़ी वाली सेल में, बड़ी सेल क्या है, वेजिटेटिव सेल है, उसके साइटोप्लाज्म में ये जो जनरेटिव सेल है, क्या है बच्चों, जनरेटिव सेल है, ये क्या कर रही है, ये फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों कि ये जो जनरेटिव सेल है ये डिटेच तो हो गई है अब, लेकिन ये जनरेटिव सेल आगे जब डिटेच हो जाती है तो तब तक ये अपने शेप को चेंज करेगी जब तक कि ये फाइनल की शेप में ना आ जाए, स्पिंडल शेप में ना आ जाए। तो फाइनली जनरेटिव सेल जो होती है वो क्या होती है, स्पिंडल शेप की हो जाती है और डिटेच हो जाती है किससे, पोलन ग्रेन की वॉल से। और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, यानी कि एक बड़ी सेल है जिसके अंदर एक छोटी सेल क्या कर रही है, फ्लोटिंग कर रही है, फ्लोट कर रही है। और यहाँ पे जब क्या होता है कि एक जो पोलन ग्रेन होता है उसमें अनइक्वल माइटोसिस से दो सेल बन जाती है, वेजिटेटिव या ट्यूब सेल, और दूसरी छोटी वाली सेल जनरेटिव सेल बन जाती है। तो इस पोलन ग्रेन को अब नाम दिया जाता है मैच्योर पोलन ग्रेन। क्या बोला जाता है बच्चों, मैच्योर पोलन ग्रेन। यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर क्या हुआ, जब अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम मैच्योर पोलन ग्रेन बोलते हैं। बाद में इस जनरेटिव सेल में क्या हुआ कि इसकी शेप चेंज हुई और फाइनल जनरेटिव सेल की शेप जब तक स्पिंडल शेप की नहीं हो जाती है तब तक ये क्या करती है, अटैच रहती है वॉल से, लेकिन बाद में जैसे ही इसका शेप स्पिंडल होता है ये क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है वॉल से, और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर रही है, ये फ्लोट कर रही है। दोबारा समझाती हूँ क्या हुआ कि भैया सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसके आगे की भी अभी बात बताऊंगी। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है जिसमें क्या हुआ है, वेजिटेटिव सेल हुई है, बनी हमें दिखाई दे रही है, जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप की दिखाई दे रही है और क्या हो चुकी है, डिटैच होकर वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है। तब तक क्या होता है कि ये सारा का सारा प्रोसेस हमारे एंथर के अंदर चल रहा है। एंथर के अंदर क्या हुआ था कि भाई स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट था माइक्रोस्पोरेंजिया में, उसमें क्या हुआ कि एमएमसी पीएमसी में कन्वर्ट हुआ स्पोरोजिनस टिश्यू। मियोसिस होने के बाद में 4 टेट्राड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। माइक्रोस्पोर के बाहर की तरफ क्या हुआ, एक्साइन की वॉल प्रेजेंट हो गई और अंदर की तरफ इंटाइन की वॉल प्रेजेंट हो गई। तो ये जो पोलन ग्रेन है बन गया। अब ये पोलन ग्रेन ने क्या किया, अनइक्वल माइटोसिस किया। अभी सब कुछ एंथर के अंदर चल रहा है। अनइक्वल माइटोसिस करने से दो तरह के न्यूक्लियस, क्योंकि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है माइटोसिस में, तो दो तरह के डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियाई यहाँ पर क्या हुई, बन गई। बड़ा वाला इररेगुलर शेप का जो न्यूक्लियस था उसको हमने नाम दिया वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और छोटे वाले न्यूक्लियस को हमने नाम दिया जनरेटिव न्यूक्लियस। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो छोटे वाला न्यूक्लियस, जो जनरेटिव न्यूक्लियस जिस सेल में प्रेजेंट है उस सेल का नाम हो गया जनरेटिव सेल, और बड़ा वाला इररेगुलर शेप का वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस जिस सेल में प्रेजेंट है उस सेल को हमने नाम दे दिया वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल। और जब एक पोलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, दो डिफरेंट तरह की सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, दो सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, मैच्योर पोलन ग्रेन। अब ये जो नीचे वाली छोटी शेप की क्या है, जनरेटिव सेल है, ये रेगुलर अपने शेप को क्या करेगी, चेंज करती जाएगी, और फाइनली जब ये स्पिंडल शेप की हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इससे डिटैच हो जाएगी, और डिटैच होने के बाद में वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये क्या कर रही होगी, फ्लोटिंग कर रही होगी। और ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, फ्लोट सेल इन द सेल फ्लोटिंग का, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सारा मामला हो गया। इन सभी के ऊपर क्या प्रेजेंट है कि भैया मैंने पहले बोला था हर एक डायग्राम पे मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पे हर एक
जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर एक्साइन का वॉल प्रेजेंट है, एक्साइन का लेयर प्रेजेंट है, यानी कि स्पोरोपोलिन का लेयर यहाँ पे सभी के ऊपर प्रेजेंट है। अब क्या हुआ कि भैया अब पोलन ग्रेन जो था वो मैच्योर हो चुका है, पोलन ग्रेन क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। तो अब ये जो पोलन ग्रेन है, अभी ये जो लास्ट डायग्राम बनाया उसको मैं यहाँ पर बना के दिखाना चाहती हूँ आपको। देखिए अब तक जो मैच्योर पोलन ग्रेन बना है जिसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल प्रेजेंट है, वो किसके अंदर चल रहा था, ये सारा प्रोसेस एंथर के अंदर चल रहा था। अब क्या होगा, एंथर डाइसिस होगा, यानी कि एंथर बर्स्ट होगा और उससे ये जो मैच्योर पोलन ग्रेन था ये बाहर की तरफ निकलेगा और ये बाहर की तरफ निकलने के बाद में कहाँ पे चला जाएगा कि ये घूम फिर के चला जाएगा फीमेल पार्ट कार्पल के ऊपर, यानी कि जिसका पार्ट है स्टिग्मा, उसके ऊपर जाकर बैठ जाएगा। अब वहां पर जाके क्या करना है, इसको जर्मिनेट करना है, खुद को क्या करना है, जर्मिनेट करना है। तो यहाँ पर 2 सेल स्टेज में, किसमें, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में क्या हुआ, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर जब थी पोलन ग्रेन की, तब ये क्या किया कि ये फटा, एंथर फटा, एंथर से ये 2 सेल वाला स्ट्रक्चर जिसमें वेजिटेटिव सेल बड़ी वाली, छोटी वाली जनरेटिव सेल है, ये यहाँ से निकली एंथर से, और ये वाला पोलन ग्रेन कंप्लीटली स्ट्रक्चर कहाँ पर जाके बैठ गया, स्टिग्मा पर जाके बैठ गया। अब ये जब स्टिग्मा पर जाके बैठेगा तो स्टिग्मा की सेल ऐसा नहीं है कि बेचारी एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, छोटी मोटी सेल नहीं, लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना हुआ है स्टिग्मा वाला पार्ट। और यहाँ पर स्टिग्मा के पार्ट पे क्या प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट है बहुत सारी शुगर का अमाउंट प्रेजेंट है और बहुत सारा मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि जब तक एंथर के अंदर था आपका पोलन ग्रेन, तब तक इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा था, आपकी लास्ट में टेपिटम दे रही थी। अब ये बाहर निकल गया, अब यहाँ पे कोई टेपिटम वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रही, तो इसको न्यूट्रिशन तो चाहिए भाई। स्टिग्मा पर आके बैठ गया, स्टिग्मा में क्या करेगा, स्टिग्मा की सेल को क्या करेगा, तोड़ मरोड़ के उसमें क्या छेद करने की कोशिश करेगा, पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा। तो न्यूट्रिशन चाहिए, हमें पता है कोई भी चीज डिवाइड करती है तो क्या चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो स्टिग्मा पर क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है और शुगर भी प्रेजेंट है। शुगर को यूज करेगा एज अ न्यूट्रिशन और क्या करेगा, इसका अंदर वाला माल मटेरियल को बढ़ाएगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो बाहर वाली लेयर है, एक्साइन वाली लेयर, जो किसकी मिलकर बनी हुई है, स्पोरोपोलिन की, इसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो अंदर वाली थिन लेयर है, इनर वॉल लेयर, दिस इज कॉल्ड इंटाइन। ये क्या करेगी, मॉइस्चर और शुगर को जब एब्जॉर्ब किया जाएगा तब इसका क्या होगा, इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, और जब इसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो सेल है, क्या है ये हमारी, ये जो सेल है, तो ये क्या करेगी, ये जो जनरेटिव सेल है, ये अंदर वाला लेयर, ये इंटाइन वाला लेयर,
एक सेकेंड, डायग्राम बनाना भी। देखिए, तो क्या होगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया न्यूक्लियस ने, यहाँ सॉरी आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर बैठ गया है। स्टिग्मा पर आने के बाद में क्या करना है, इसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, शुगर एब्जॉर्ब किया। बाहर वाली लेयर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एग्जाइम क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो अंदर वाली इंटाइन वाली लेयर थी उस पे क्या हुआ, मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया तो सेल फूली, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया तो सेल बड़ी हुई। तो अंदर वाला जो लेयर था, इंटाइन का जो वॉल था, उस पर क्या पड़ा, प्रेशर पड़ा, और उस इंटाइन वाले वॉल ने क्या किया कि इस एग्जाइम के जर्म पोर से पोलन ट्यूब का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। क्या कर दिया, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया किसने, आपके पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लिया स्टिग्मा वाले पार्ट के अंदर से स्टाइल वाले पार्ट में जा रहा है। अब क्या होगा, इसमें पहले से कौन सी सेल प्रेजेंट थी, दो सेल प्रेजेंट थी। कौन सी सेल प्रेजेंट थी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल प्रेजेंट थी। तो ये देखिए यहां पर क्या हो गई, ये दो सेल्स प्रेजेंट हो गई। ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और ये आपकी जनरेटिव सेल। ये बड़ी वाली सेल को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। ये वेजिटेटिव सेल है, लेकिन इसका न्यूक्लियस क्या कर दिया, इसने पोलन ट्यूब में आगे की तरफ भेज दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या फिर इसको आप बोल सकते हो ट्यूब न्यूक्लियस है। क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के आगे क्या प्रेजेंट है, जनरेटिव सेल के आगे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो जब एंडाइन ने क्या किया, पोलन ट्यूब बनाई, और पोलन ट्यूब कहाँ एंट्री करेगी, अब स्टिग्मा की दीवारों को, स्टिग्मा की सेल्स को तोड़ते हुए ये कहां पर जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। तो पहले इस ट्यूब के अंदर, पहले इस ट्यूब में आगे की तरफ क्या होगा, वेजिटेटिव जो बड़ी वाली सेल थी उसका न्यूक्लियस आगे प्रेजेंट होगा। उसके बाद में छोटी वाली जो सेल थी, जनरेटिव सेल, उसका वो पूरी की पूरी सेल क्या होगी, यहाँ पर प्रेजेंट होगी। क्या होगी बच्चा, पूरी की पूरी सेल यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब क्या होगा आगे, आगे देखिए, आगे ये जो जनरेटिव सेल आपको दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, ये जनरेटिव सेल जो आपको दिखाई दे रही है, ये जनरेटिव सेल करेगी माइटोसिस। क्या करेगी, माइटोसिस करेगी। और आपको पता है कि जो पोलन ग्रेन था, क्या था, पोलन ग्रेन था, उसका प्लॉइडी लेवल कितना था, पोलन ग्रेन का हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड क्या बने थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस करके। तो ये हैप्लॉइड है। इस हैप्लॉइड से बनने वाली जो दो सेल है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, इनका प्लॉइडी लेवल भी क्या होगा कि ये दोनों भी क्या है, हमारी हैप्लॉइड सेल है। तो जनरेटिव सेल यहाँ पर क्या है, हैप्लॉइड है। वेजिटेटिव सेल भी क्या है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस भी क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो इसमें जनरेटिव सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा। और याद रखना है, जब भी क्या होगा, माइटोसिस का प्रोसेस होगा तो एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और बनने वाली डॉटर सेल का प्लॉइडी लेवल वही होगा जो मदर सेल का प्लॉइडी लेवल है। तो जनरेटिव सेल का प्लॉइडी लेवल क्या है, हैप्लॉइड है। तो इसमें माइटोसिस होगा तो जो दो नई सेल्स बनेंगी उनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो ये देखिए बनाते हैं दो सेल्स, ये एक्साइन वाली लेयर थी और इसके जर्म पोल से क्या हुआ था, इसके जर्म पोल वाली जगह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या करना है भाई कि भैया इसमें करवा दिया जनरेटिव सेल में माइटोसिस। तो जनरेटिव सेल से आगे क्या प्रेजेंट है कि यहाँ पे प्रेजेंट है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है,
वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट था जनरेटिव सेल से पहले, तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बना दिया। अब जनरेटिव सेल में माइटोसिस करके क्या होंगे, दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो जनरेटिव सेल में माइटोसिस से हमारा जो बनेगा स्ट्रक्चर वो क्या होगा, हमारा मेल गैमेट होगा। क्या होगा बच्चा, मेल गैमेट। तो यहाँ पर बनेंगे दो मेल गैमेट, दो सेल्स बनी, तो ये क्या है, टू मेल गैमेट्स। तो इनका प्लॉइडी लेवल भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि हैप्लॉइड ही क्या है, प्लॉइडी लेवल मदर सेल का है, उसी में माइटोसिस हुआ और हमारे दो मेल गैमेट बन गए। तो अब क्या हो रहा है कि पहले जब पोलन ग्रेन क्या हुआ था, टूट कर आया था, मतलब एंथर बर्स्ट हुआ, वहां से पोलन ग्रेन निकला, स्टिग्मा पर आकर बैठा, स्टिग्मा का मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद में, शुगर लेने के बाद में, न्यूट्रिशन लेने के बाद में, इंटाइन वाले इस पार्ट से क्या हुआ, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब उस पोलन ट्यूब में आगे की तरफ वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कंप्लीट बड़ी वाली न्यूक्लियस पीछे की तरफ प्रेजेंट है, यानी कि बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव सेल ने अपने न्यूक्लियस को आगे भेज दिया और पीछे की तरफ छोटी वाली सेल प्रेजेंट है जिसका नाम है जनरेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल में माइटोसिस का प्रोसेस हुआ तो क्या हुआ, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें, इस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर तीन सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है कि एक तो ये बड़ा वाला सेल किसका हो गया, वेजिटेटिव सेल का, और दो मेल गैमेट की सेल, तो तीन सेल का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये तीन सेल का स्ट्रक्चर हो गया। और इस थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन को, थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये क्या है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, इसी प्रोसेस को नाम देंगे हम माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। क्योंकि फाइनली हम जिसके लिए हमें क्या करना था, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करवाना था, यही करवाना था। देख लो, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। तो एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का जब डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर कितनी सेल प्रेजेंट होती है, तीन सेल प्रेजेंट होती है, दो मेल गैमेट की सेल होती है और एक वेजिटेटिव सेल होती है। और इस प्रोसेस को, जिसमें क्या होता है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, इसको बोला जाता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो अभी मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ, क्या करती हूँ, दोबारा से आपको समझा देती हूँ कि क्या हुआ। सबसे पहले एंथर के अंदर सारा प्रोसेस हुआ, पोलन ग्रेन बन गया। पोलन ग्रेन बनने के बाद में, अभी सब कुछ एंथर के अंदर ही चल रहा है, कि पोलन ग्रेन में हुआ अनइक्वल माइटोसिस, दो न्यूक्लियस बने, बड़ा न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस। उसमें क्या हुआ कि आगे जाके इनसे, इन्हीं न्यूक्लियस से क्या हुआ, सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। वेजिटेटिव न्यूक्लियस जिस सेल में प्रेजेंट है उस बड़ी सेल को वेजिटेटिव सेल, और छोटा वाला न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस जिस सेल में प्रेजेंट है उसको जनरेटिव सेल बोला। जनरेटिव सेल की सेल वो क्या कर रही है, सेल आगे शेप में चेंज करती जा रही है और लास्ट में स्पिंडल शेप की होने के बाद क्या हो रहा है कि उसकी वॉल से डिटेच हो जा रही है और क्या कर रही है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में डूब रही है, यानी कि फ्लोटिंग कर रही है वहां पर। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया, मैच्योर पोलन ग्रेन किसको बोलेंगे, जिसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, दो सेल का स्ट्रक्चर बन गया, तो ये मैच्योर पोलन ग्रेन है। इस मैच्योर पोलन ग्रेन ने क्या किया कि अब एंथर फटा, एंथर फटने के बाद में ये मैच्योर पोलन ग्रेन बाहर निकला और उड़ते फिरते जैसे तैसे क्या हो गया, फीमेल पार्ट पर पहुंच गया, वहां पर स्टिग्मा पर जाकर बैठ गया। स्टिग्मा एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है फीमेल पार्ट की, ठीक है। कार्पल में स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, एंड ये नीचे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये ओवेरी होता है। तो स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद में क्या किया कि स्टिग्मा पर भैया भूख लगी है, स्टिग्मा की सेल के अंदर घुसना है, जर्मिनेट करना है, तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन कहाँ से लिया कि स्टिग्मा की जो सेल थी, स्टिग्मा वाला जो पार्ट था वो लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना है, उस पर शुगर प्रेजेंट है, तो शुगर को एज अ न्यूट्रिशन यूज किया और यहाँ पर बहुत सारा मॉइस्चर प्रेजेंट था, मॉइस्चर लिया। जैसे ही न्यूट्रिशन लिया, खाना पीना हो गया, पेट फूल गया। भाई बाहर वाली लेयर तो एग्जाइम की लेयर है जो स्पोरोपोलिनिन की बनी है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अंदर वाली सेल ने क्या किया, जो इंटाइन का लेयर था, इंटाइन का वॉल था, उस पर जैसे ही प्रेशर पड़ा उसने क्या किया, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर दिया। कहां से होगा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, कि ये जो एग्जाइम वाली लेयर है ये रेगुलर लेयर नहीं है, ये कंटिन्यूअस वॉल नहीं है, ये क्या है, इररेगुलर वॉल है, यानी कि इसमें जर्मोपोर प्रेजेंट है। अगर डाइकोट एंजियोस्पर्म्स की बात होगी तो तीन जर्मोपोर प्रेजेंट होते हैं, डाइकोट,
कि प्लांट्स में डाइकोट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में और मोनोकोट एंजियोस्पर्म्स में एक मोनोकोट प्रेजेंट होता है। तो क्या हुआ, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब बनने के बाद में क्या होगी, स्टिग्मा की सेल्स को तोड़ते हुए क्या करेगी, अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करेगी, स्टाइल वाले पार्ट में घुसे, क्योंकि उसका मेन मकसद क्या है, जर्मिनेट करने का, कि इस ओवेरी वाले पार्ट में एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है, उसके अंदर एग सेल मिलेगी, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, वहां तक पहुंच के फर्टिलाइजेशन करना है। तो जैसे ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, जो बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल थी उसने दिमाग लगाया, अपने न्यूक्लियस को क्या किया, ट्यूब के अंदर आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, यानी कि क्या हुआ, वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है वो आगे होगा, उसके पीछे जनरेटिव सेल प्रेजेंट है। अब जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल क्या है, टू सेल्स स्ट्रक्चर है, एंड ओवर 60% किसमें, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, ओवर 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। क्या होता है, ये जो टू सेल्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें वेजिटेटिव सेल बना है और जनरेटिव सेल बना है, इन्हीं के बनने के बाद में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है वो उड़ जाता है, स्टिग्मा पर जाके बैठ जाता है, जर्मिनेट करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, टू सेल्ड स्ट्रक्चर में ही क्या होता है कि पोलन ग्रेन फटने के बाद में, एंथर फटने के बाद में पोलन ग्रेन निकलता है और वो स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, ठीक है, जर्मिनेट करने के लिए। लेकिन 60% के बाद में कितने बचे, बाकी के जो 40% एंजियोस्पर्म्स हैं, बाकी के क्या है, 40% जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो क्या करते हैं कि उनमें 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, पोलन ग्रेन का 3 सेल स्ट्रक्चर जब होगी तब क्या होगा, पोलन ग्रेन्स का क्या होता है स्ट्रक्चर, 3 सेल स्ट्रक्चर जब बनती है तब ये क्या करते हैं, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं जर्मिनेट करने के लिए। तो पहले 2 सेल स्ट्रक्चर में क्या हुआ वो देखते हैं कि जनरेटिव सेल में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से क्या हुआ कि हैप्लॉइड सेल थी, जनरेटिव भी और वेजिटेटिव सेल भी। तो हैप्लॉइड सेल में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, 1 से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो 2 मेल गैमेट बने। तो मेल गैमेट किससे बने हैं, जनरेटिव सेल से बने। तो वेजिटेटिव सेल क्या कर रही थी कि भैया वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ी है, तो जिस सेल का साइज बड़ा है तो वो क्या करेगी, स्टोर करने का काम करेगी, न्यूट्रिशन को, फूड को स्टोर करेगी, तो ये फूड और न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। और जैसे जनरेटिव, जैसे जन्म, तो किसने जन्म दिया, मेल गैमेट्स को, मेल गैमेट्स को जन्म दिया है जनरेटिव सेल ने माइटोसिस करके, तो 2 मेल गैमेट बन गए। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बने, यानी कि अब 2 मेल गैमेट की सेल और एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है, 3 सेल का स्ट्रक्चर है, तो इसको बोला जाता है 3 सेल्ड पोलन ग्रेन, और इसी को क्या बोलते हैं हम, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्या बोला जाता है बच्चों, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। और मैच्योर मेल गैमेटोफाइट यानी कि 3 सेल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो इसी प्रोसेस को हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस नाम देते हैं। ठीक है, तो ओवर 60% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उसमें तो 2 सेल में क्या हुआ कि स्टिग्मा पर आके पहुंच गया, 2 सेल का था तभी पोलन ग्रेन। लेकिन बाकी के 40% जो बचे हुए एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें क्या होता है कि 2 सेल में जब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल प्रेजेंट है, उस कंडीशन में क्या होगा, नहीं होगा पोलन ग्रेन का बैठना, पोलन ग्रेन नहीं उड़ के आएगा किसके पास, स्टिग्मा के पास में। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 3 सेल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। क्या होता है, 3 सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है कि ये जो आपकी जनरेटिव सेल है, क्या है बच्चों, ये जो जनरेटिव सेल है वेजिटेटिव सेल में जो पड़ी हुई है, ये पहले ही क्या कर लेती है, अपने अंदर माइटोसिस कर लेती है और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस तरह से 3 सेल का क्या हो जाता है, पोलन ग्रेन बन जाता है। 3 सेल का क्या होता है, पोलन ग्रेन बन जाता है, यानी कि ये जनरेटिव सेल पहले ही क्या कर लेती है, माइटोसिस का प्रोसेस कर लेती है। यहाँ पर क्या पोलन ट्यूब बनने के बाद माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पोलन ट्यूब बनने से पहले ही माइटोसिस हो गया। ठीक है, माइटोसिस करके 3 सेल का स्ट्रक्चर बन गया, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है और एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है कि ये एक तो वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है और ये जो 2 है ये क्या है, 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। तो जैसे ये क्या करेगा, ये वाला पोलन ग्रेन आपका किसके ऊपर जाके गिरा, स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरा, तो अब इसका कोई काम नहीं है, ये डायरेक्ट क्या करेगा कि वहां पर पहुंचकर ये सिर्फ और सिर्फ पोलन ट्यूब बनाने का काम करेगा और उस पोलन ट्यूब में क्या करेगा, आगे की तरफ ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस डाल देगा और पीछे क्या होगा, मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। तो क्या होता है, ओवर 60% एंजियोस्पर्म्स में तो 2 सेल कंडीशन में, यानी कि ज्यादातर एंजियोस्पर्म में 2 सेल कंडीशन जब होती है, 2 सेल का स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन, तभी क्या होता है कि वो एंथर फटने के बाद में स्टिग्मा पर पहुंच जाता है।
लेकिन बाकी के बचे हुए 40% में क्या होता है कि ये आराम से 3 सेल पहले बनाएंगे, पहले ही माइटोसिस करेंगे कि हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, स्टिग्मा पर जाने के बाद डायरेक्ट पोलन ट्यूब बनाने का काम करेंगे, बाकी के एंजियोस्पर्म्स ये काम करते हैं। ठीक है, तो अब मेरा मुद्दा कि सवाल क्या आएगा, सवाल आएगा, मेरा सवाल आपसे है, हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन एंड meiotic division are required to form mature male gametophyte from TMC और MMC, कि एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के लिए किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के लिए हमें कितने टोटल क्या मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन चाहिए, तो आपको दिमाग लगाना है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन, यानी कि माइटोटिक का मतलब है माइटोसिस, मियोटिक का मतलब है मियोसिस, माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन फ्रॉम एमएमसी। एक मैच्योर पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए कितने मियोसिस और माइटोसिस रिक्वायर्ड है, तो आपको ये चीज क्या करनी है, याद करनी है। तो मैं दोबारा से समझा देती हूँ, स्ट्रक्चर में हुआ क्या था मैं बताती हूँ आपको। क्या हुआ था सबसे पहले बेटा, सबसे पहले ये हमारी एमएमसी थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, कहाँ पे प्रेजेंट थी ये प्रेजेंट थी हमारी किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, एमएमसी या इसी को हम बोलते हैं पीएमसी। प्लॉइडी लेवल क्या था इसका, डिप्लॉइड था। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, मियोसिस हुआ था। तो मियोसिस क्या होगा कि मियोसिस जब भी एक डिप्लॉइड मदर सेल में मियोसिस का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो गया था, जिनका प्लॉइडी लेवल क्या होता है, हैप्लॉइड यानी कि N, और ये क्या है हमारे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, क्योंकि जैसे इसके ऊपर एक्साइन की वॉल बन जाएगी वैसे ही हम क्या बोलेंगे, इसको पोलन ग्रेन बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें से ये जो 4 सेल्स थी उसमें से क्या किया मैंने, एक सेल को उठा लिया, यहाँ पर मैंने इसको क्या नाम दे दिया, 4 में से एक सेल को यहाँ पर उठाया और इसको नाम दे दिया पोलन ग्रेन। क्या नाम दे दिया बच्चों, पोलन ग्रेन। अब इस पोलन ग्रेन में क्या हुआ था बच्चों, अनइक्वल माइटोसिस हुआ था। क्या हुआ था, अनइक्वल माइटोसिस हुआ था। और भूलना मत, इस पोलन ग्रेन के बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट है, एक्साइन की वॉल प्रेजेंट है, जो किससे मिलकर बनी है, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी है। ये लीजिए भाई, स्पोरोपोलेनिन से, सारा जो 2 दिन में पढ़ा है उसको फटाफट से रिवाइज करवा रही। अनइक्वल माइटोसिस होने की वजह से क्या हुआ था, 2 अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था। एक थी हमारी जनरेटिव सेल जो साइज में छोटी थी, और एक थी हमारी इररेगुलर शेप वाली वेजिटेटिव सेल जो क्या थी, साइज में बड़ी थी। और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या फ्लोट कर रही थी, हमारी जनरेटिव सेल जो स्पिंडल शेप की थी। यही हुआ। फिर क्या हुआ कि ये पोलन ग्रेन कहां पर पहुंच गया था, ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया था। क्या हो गया था बच्चों, स्टिग्मा पर पहुंच गया था ये पोलन ग्रेन। जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचा था ये पोलन ग्रेन, फिर क्या हुआ था कि यहाँ पर इस जनरेटिव सेल ने, स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद में जनरेटिव सेल ने क्या किया, माइटोसिस किया। क्या किया बच्चों, माइटोसिस। माइटोसिस करके क्या हुआ, ये पोलन ग्रेन था, एक न्यूक्लियस ये वाला प्रेजेंट था, वेजिटेटिव सेल थी, और क्या थे, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट थे। क्या थे, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट थे। एक सेकेंड, स्ट्रक्चर ढंग से ही बना देती हूँ जो बना था वहां पोलर ट्यूब का बन। प्लॉइडी लेवल N, ये क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो इसको हमने क्या बोला था, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट।
और कभी याद करने में दिक्कत आए ना कि दैट व्हाट इज गैमेट एंड व्हाट इज गैमेटोफाइट, तो ये समझ लेना याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसके अंदर गैमेट मेल गैमेट प्रेजेंट है जिस थैले में, उस थैले को मेल गैमेटोफाइट, जिसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट है जैसे एम्ब्रियोसेक, उसके अंदर एक सेल प्रेजेंट है तो एम्ब्रियोसेक को हम क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो क्या हुआ था लास्ट में 3 सेल का जो स्ट्रक्चर था उसको मैच्योर मेल गैमेट बोला था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा क्या भाई, चलो लिख देते हैं, तुम भी क्या याद करोगे। हाउ मेनी mitotic and meiotic division are required for the formation of mature male gametophyte फ्रॉम पीएमसी या एमएमसी, यही था। तो चलिए काउंट करिए, एमएमसी डिप्लॉइड सेल में एक मियोसिस हुआ और उसके बाद में 2 बार माइटोसिस हुए, तब क्या हुआ, एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ। तो व्हाट इज आंसर, आंसर इज कि हमें क्या चाहिए, एक चाहिए मियोसिस, एक क्या होगा मियोसिस होगा और एक बार क्या होगा, सॉरी एक मियोसिस और 2 बार क्या होगा माइटोसिस होगा, तब जाके पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो 3 सेल का स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक मदर सेल से, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन किसको बोला था हमने, कि ऐसी सेल जब पोलन ग्रेन में अनइक्वल माइटोसिस होने के बाद में क्या हो जाए, वेजिटेटिव सेल, बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल और छोटी वाली जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मैच्योर पोलन ग्रेन बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन फ्रॉम द एमएमसी। तो एमएमसी से मैच्योर पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए एक तो मियोसिस की जरूरत होती है और एक किसकी जरूरत होती है, एक माइटोसिस की जरूरत होती है। तो फाइनल में हमारा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बन जाता है। अब आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, देखिए ये जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है इसकी कंप्लीट बॉडी क्या है, कि भैया मैच्योर मेल गैमेटोफाइट की कंप्लीट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट की बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। और एंजियोस्पर्म्स का जो गैमेटोफाइट है वो साइज में बहुत छोटा है, बहुत छोटा, और ये ग्रीन कलर का नहीं है। अगर ये ग्रीन कलर का होता तो ये क्या करता, खुद से कर पाता फोटोसिंथेसिस वगैरह। अब ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, खुद का खाना खुद बना नहीं सकता, तो ये किस पे डिपेंड होगा, स्पोरोफाइट पर डिपेंड होगा। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि एंजियोस्पर्म्स की जो कंप्लीट प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, यानी कि डिप्लॉइड होती है। तो डिप्लॉइड जब स्पोरोफिटिक, कंप्लीट प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, तो गैमेटोफाइट किस पर डिपेंड होगा, स्पोरोफाइट पर डिपेंड होगा। तभी तो ये जो स्टिग्मा की सेल जिसपे पोलन ग्रेन आके टपका है, गिरा है, रखा है, यहाँ पर पोलन ग्रेन क्या है, पूरी की पूरी पोलन ग्रेन की सेल्स क्या है, हैप्लॉइड है। लेकिन ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा वाला पार्ट क्या है, डिप्लॉइड पार्ट है। क्या है, डिप्लॉइड है इसका। ये क्या है, स्टिग्मा स्पोरोफिटिक बॉडी है। क्या है, स्टिग्मा स्पोरोफिटिक बॉडी है। तो इसी स्पोरोफाइट से क्या किया इसने, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया और न्यूट्रिशन को लिया। तो स्पोरोफिटिक बॉडी है, तो स्पोरोफाइट पर डिपेंड हुआ या नहीं हुआ, गैमेटोफाइट हुआ ना। और क्या होता है कि जब इवोल्यूशन होता है तो जैसे जैसे आप लो लेवल से हायर प्लांट्स की तरफ बढ़ते जाओगे, आप ये देखोगे कि जब इवोल्यूशन हुआ तो स्टार्टिंग में जो ब्रायोफाइट्स, रिक्सिया, मार्केंसिया के जो क्या थे, गैमेटोफिटिक बॉडी थी, गैमेटोफाइट्स थे, वो बहुत बड़े बड़े थे शेप में, क्या थे, बहुत बड़े बड़े। फिर ब्रायोफाइट्स के बाद में आए टेरिडोफाइट्स हमारी धरती पे। टेरिडोफाइट्स का प्रोथेलस हार्ट शेप का प्रोथेलस था, उसका साइज भी क्या है, इससे बड़ा ही है। फिर जिम्नोस्पर्म्स आए तो उसमें क्या हुआ, गैमेटोफाइट का साइज छोटा हो गया। और जब क्या आए, हमारे एंजियोस्पर्म्स आए तो उसमें गैमेटोफाइट का साइज और ज्यादा छोटा हो गया। यानी कि जैसे ही लो लेवल के
लोअर प्लांट से हायर प्लांट्स की तरफ हम बढ़ते चले गए, क्या हुआ, स्पोरोफिटिक बॉडी का तो डेवलपमेंट होता चला गया और गैमेटोफाइट की बॉडी क्या हो गई, रिड्यूस होती चली गई। तो सबसे सिंपल, सबसे छोटा क्या है, अगर किसी का गैमेटोफाइट है तो वो एंजियोस्पर्म्स का गैमेटोफाइट है। जिम्नोस्पर्म्स का भी इससे बड़ा होता है। तो एंजियोस्पर्म्स का गैमेटोफाइट क्या है, डिपेंड होता है स्पोरोफिटिक बॉडी पर और सबसे छोटा होता है साइज एंड शेप में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का क्या, डेवलपमेंट। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब हम फीमेल पार्ट के बारे में। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं हम, गाइनोशियम। क्या बोलते हैं बच्चा, गाइनोशियम। फीमेल पार्ट गाइनोशियम किससे मिलकर बना होता है, ग्रुप ऑफ कार्पल्स इज कॉल्ड गाइनोशियम। अब ये जो गाइनोशियम है फ्लावर में, फीमेल पार्ट जो है ये क्या हो सकता है, दो तरह से प्रेजेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, ये दो तरह से प्रेजेंट होता है। या तो गाइनोशियम हो सकता है हमारा मोनो कार्पलरी, या फिर ये हो सकता है मल्टी या पॉलीकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का क्या मतलब है कि जहां पर कार्पल्स का नंबर कितना होगा, एक होगा, तो उस टाइप के गाइनोशियम को या फिर उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पलरी फ्लावर बोलेंगे। यानी कि कार्पल का नंबर एक होगा, गाइनोशियम का नंबर एक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पलरी। उस फीमेल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पलरी फ्लावर है। और इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है हमारी पोएसी फैमिली। जितनी भी सीरियल्स वाली फैमिली है, सीरियल वाली फैमिली है वो, और एक है हमारी फेबेसी फैमिली, यानी कि हमारी पल्स फैमिली, दालों वाली फैमिली। तो जितनी भी दाल और चपाती वाली फैमिली है उसमें क्या होती है, गाइनोशियम कैसा होता है, मोनोकार्पलरी होता है। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, G1। एक कार्पल है तो गाइनोशियम एक है, तो हम इसको अगर फ्लावर फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें G1 से लिखा जाएगा। और ऐसे क्या बोलते हैं, गाइनोशियम जिनमें सिंगल प्रेजेंट होता है, मोनोकार्पलरी कंडीशन होती है, इस टाइप के फ्लावर्स कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। और अगर इनकी सिमेट्री की बात करूं मैं, तो सिमेट्री ह्यूमन बींग्स की तरह, जैसे मुझे अगर आप यहां से कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, तो ह्यूमन बींग्स की तरह ये जो होता है क्या, मोनोकार्पलरी जहां पे प्रेजेंट होता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर प्रेजेंट होता है, तो उसकी सिमेट्री को कैसी होती है कि इनकी सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री। क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो जितनी भी आप दाल और चपाती वाली फैमिलीज होती है वो सब की सब क्या है, G1 है, यानी कि मोनोकार्पलरी वहां पर क्या होती है, कंडीशन होती है, एक कार्पल प्रेजेंट होगा, सिंगल गाइनोशियम प्रेजेंट होता है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, G1। मानव जीवन के लिए दाल रोटी जरूरी है। सीरियल्स, अनाज वाली जितनी भी फैमिलियां हैं, जितनी भी चपातियां बनती हैं, गेहूं की चपाती, जौ की चपाती, बाजरा, मक्का, ज्वार, जई, जो भी आप, रागी, ये सब क्या होते हैं, मोनोकार्पलरी कंडीशन है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। ठीक है, तो सुबह से लेकर शाम तक जो तुम दाल और रोटी खाते हो उसमें क्या है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर प्रेजेंट होता है, मोनोकार्पलरी कंडीशन होती है। मल्टी या पॉलीकार्पलरी कंडीशन किसको बोलते हैं कि जहां पर क्या होता है, गाइनोशियम का नंबर बहुत सारा होता है, एक से ज्यादा होता है, तो इस कंडीशन को हम मल्टी या पॉलीकार्पलरी कंडीशन बोलते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है पेपेवर सोमनीफेरम एंड एक और एग्जाम्पल है इसका हिबिस्कस। पेपेवर सोमनीफेरम एंड हिबिस्कस की जो फैमिलीज है वो क्या होती है, मल्टी कार्पलरी या फिर पॉलीकार्पलरी कंडीशन लोगों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो मल्टी कार्पलरी कंडीशन किसमें होती है, हिबिस्कस एंड पेपेवर में होती है। लेकिन ये जो मल्टी कार्पलरी कंडीशन है ये डायरेक्टली हिबिस्कस और पेपेवर में नहीं होती है। ये जो बात है ये क्या होता है कि मल्टी कार्पलरी या पॉलीकार्पलरी दो तरह की कंडीशंस होती है, यानी कि इसमें ये जो कार्पल्स होते हैं ये फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और ये सेपरेट भी हो सकते हैं। तो दो कंडीशन क्या होती है कि या तो ये हो सकता है एपोकार्पस कंडीशन हो सकती है, या फिर यहाँ पर हो सकती है सिनकार्पस कंडीशन। एपो का मतलब क्या होता है, फ्री कार्पल्स। क्या होंगे,
फ्री कार्पल होंगे तो एपोकार्पस कंडीशन, यानी कि मल्टी या पॉलीकार्पलरी हम किसको बोल रहे हैं, बहुत सारे, एक से ज्यादा जब गाइनोशियम या कार्पल्स का नंबर होगा तो उसको मल्टी कार्पलरी बोलेंगे। ये जो गाइनोशियम है, ये जो कार्पल्स है, ये एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इस कंडीशन को, इस मल्टी कार्पलरी कंडीशन को एपोकार्पस बोलेंगे। और अगर ये क्या होंगे, एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे, ये कार्पल्स कैसे होंगे, फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन, फ्यूज्ड है। तो फ्यूज का एग्जांपल है पेपेवर और हिबिस्कस। और अगर मैं बात करूं एपोकार्पस की बात करूं, क्या बात करूं, एपोकार्पस कंडीशन की बात करूं, जिसमें कार्पल्स क्या है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसके एग्जांपल है रोज, माइकिलिया एंड लोटस। इस माइकिलिया को हिंदी में बोला जाता है चंपा। रोज और लोटस तो आपको पता ही है। तो रोज, लोटस और माइकिलिया में क्या है, पॉलीकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी कंडीशन है, लेकिन कौन सी है, एपोकार्पस वाली, यानी कि कार्पल्स एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे, फ्यूज नहीं होंगे, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और सिनकार्पस में क्या होगा कि ये कार्पल्स जो होंगे एक दूसरे से फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गाइनोशियम फीमेल पार्ट। अब देखिए दूसरा हम देखते हैं कार्पल। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर मोस्ट, ये जो गद्दे नुमा कुशन लाइक स्ट्रक्चर है उसको स्टिग्मा बोलेंगे। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है जो उसको स्टाइल, और नीचे ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवेरी। और इस कार्पल का दूसरा नाम क्या है, पिस्टिल भी है। क्या है, पिस्टिल भी है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। जब क्या होगा कि कार्पल सिंगल यूनिट में प्रेजेंट होगा, कार्पल सिंगल यूनिट में प्रेजेंट होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। और कार्पल या पिस्टिल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। अब ये ओवेरी जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होता है इस ओवेरी के अंदर, ओव्यूल। तो ये ओव्यूल जो है ये सिंगल ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ओव्यूल का नंबर जो है वो ज्यादा भी हो सकता है। मैनी ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सिंगल ओव्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है और मैनी ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओवेरी जो है ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कंप्लीट ओवेरी जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो ओव्यूल होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड बना लेंगे आगे जाकर। तो अगर एक ओव्यूल प्रेजेंट है तो सीड का नंबर कितना बनेगा, 1। और अगर एक से ज्यादा मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ये जो बनने वाले सीड्स होंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, मेनी सीड्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, जब ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो मेनी सीड्स का क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो सिंगल ओव्यूल की बात करूं मैं, जहां पर एक सीड का फॉर्मेशन होगा, जैसे क्या हो गया आपका मैंगो, मैंगो में क्या होता है, सिंगल सीड प्रेजेंट है तो सिंगल सीड सिंगल ओव्यूल का एग्जांपल है। लेकिन मैं बात करूं पपाया, वाटरमेलन वगैरह की, तो वहां पर मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए वाटरमेलन और पपाया में हमें क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे सीड्स देखने को मिलते हैं। तो ओवेरी फ्रूट में आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी। और ये ओवेरी में क्या प्रेजेंट होता है, इस ओवेरी में प्रेजेंट होता है ओवेरियन चेम्बर। क्या प्रेजेंट होता है, ओवेरियन चैम्बर प्रेजेंट होता है। और इसी ओवेरियन चैम्बर को हम क्या नाम देते हैं, लोक्यूल नाम देते हैं। अगर ये ओवेरियन चैम्बर सिंगल होगा तो लोक्यूल को हम क्या बोलेंगे, यूनिलोक्यूलर। सॉरी, इस ओवेरी को हम क्या बोलेंगे, यूनिलोक्यूलर। और अगर लोक्यूल्स का नंबर ज्यादा होगा तो इसको हम बोलेंगे मल्टीलोक्यूलर या फिर पॉलीलोक्यूलर कंडीशन। तो क्या होता है, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखते हैं हम कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट होगा और ओवेरी कंप्लीट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये कंप्लीट ओवेरी जो है
ये किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं ना स्टाइल स्टिग्मा, ये क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं इससे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि पॉलीकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी गाइनोशियम, क्या देखा, पॉलीकार्पलरी या फिर मल्टीकार्पलरी गाइनोशियम देखा हमने। उसके अलावा हमने क्या देखा है, अभी मोनोकार्पलरी कंडीशन देखी है, यूनिलोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर कंडीशन कब होगी वो देखा है। अब हम देखते हैं स्टाइल का टाइप, कि स्टाइल भी क्या हो सकती है, डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्टाइल क्या है, स्टिग्मा एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है, उसके नीचे का ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, स्टाइल है। जब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर पोलन ग्रेन आकर बैठा, क्या हुआ, पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन किस पर बैठेगा, स्टिग्मा पर बैठेगा। तो जनरली मोस्टली जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें स्टाइल कैसी होती है, होलो स्टाइल होती है, यानी कि खोखली स्टाइल होती है। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म्स में सॉलिड स्टाइल प्रेजेंट होती है, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो स्टाइल वाला ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सॉलिड है, उसको क्या हो चुका है, ट्रांसलोक्यूलर। किससे, यहाँ पे जो टिश्यू है इसका नाम क्या है, ट्रांसमिशन टिश्यू, ट्रांसमिशन टिश्यू से भरा हुआ है। मतलब ये पूरी की पूरी स्टाइल क्या हुई है, ब्लॉक हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमिशन टिश्यू प्रेजेंट है। पहले बात करते हैं होलो स्टाइल के बारे में। स्टाइल कैसी, पूरी खोखली है। अब क्या हुआ, यहाँ पर आया पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन आने के बाद में क्या करेगा, स्टिग्मा वाले पार्ट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। और पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होने के बाद में क्या होगा कि ये स्टाइल वाले पार्ट से अंदर की तरफ क्या करेगी, आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर खोखली स्टाइल है, होलो स्टाइल है। इसका मतलब ये नहीं कि पोलन ग्रेन आएगा बहुत इजीली उसको तोड़ेगा और अंदर की तरफ घुस जाएगा, ना ना, यहाँ लाखों करोड़ सेल्स प्रेजेंट है। तो क्या करना पड़ेगा, पोलन ग्रेन को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से दो सेल्स, जब भी दो प्लांट सेल की बात की जाए तो जो दो प्लांट सेल होती है, तो दो प्लांट सेल आपस में क्या होती है, जब एक दूसरे से जुड़ी होती है तो वो किसके थ्रू जुड़ी होती है, एक दूसरे से, मिडिल लेमिला प्रेजेंट होता है वहां पर। और मिडिल लेमिला किसका मिलकर बना होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का मिलकर बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर भी जब पोलन ग्रेन आएगा, यहाँ पर जब पोलन ग्रेन आएगा तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसे स्टिग्मा के अंदर क्या करने पड़ेंगे, कुछ छेद करने पड़ेंगे, सेल्स को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके क्या करेगा, वो एंटर कर पाएगा, क्या कर पाएगा, स्टिग्मा के अंदर पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कर पाएगा, एंटर कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करता है हमारा पोलन ग्रेन, कि यहाँ पर पेक्टेट एंजाइम को, पेक्टिनेज एंजाइम वगैरह को क्या करता है, वो सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या हो, ये जो सेल वॉल्स है, यहाँ पर सेल्स के बीच की जो दीवार है वो टूट जाए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन होता है, क्या होता है बच्चों, पोलन ग्रेन होता है। तो उसमें जो पोलन ट्यूब बनती है, तो पोलन ट्यूब का नेचर कैसा है, कि पोलन ट्यूब का नेचर कैसा है, सिक्रेटरी है,
सेक्रेटरी है। क्या है पोलन ट्यूब का नेचर? कि पोलन ट्यूब का नेचर है सेक्रेटरी, क्योंकि ये क्या करती है? एंजाइम का सिक्रेशन करती है। पेक्टिनेज एंजाइम का सिक्रेशन किया इसने मिडिल लैमेला कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की जो मिलकर बनी थी उसको तोड़ने के लिए। तो एंजाइम पोलन ट्यूब का नेचर कैसा हो गया? सिक्रेटरी। अब ये अंदर की तरफ आई, अब ये डिवीजन करती हुई अंदर की तरफ आई, जैसे तैसे मेहनत करके एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट करके अब ये जब अंदर एंटर कर रही है तो पोलन ट्यूब का क्या होगा? लेंथ बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगा तभी तो जाके वो कहाँ? एम्ब्रियो सेक तक यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट तक पहुंचकर फीमेल गेमेट तक पहुंचेगी और फर्टिलाइजेशन करेगी। तो इसको क्या करना है? पोलन ट्यूब की लेंथ को बढ़ाना है। और जब पोलन ट्यूब की लेंथ को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा इसको? कि भैया एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगी? कि यहाँ पर ये जो स्टाइल वाला पार्ट है, ये होलो स्टाइल वाला पार्ट है, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस स्टाइल में क्या होती है? होलो स्टाइल में अंदर की तरफ यहाँ पर ग्लैंड्यूलर सेल्स प्रेजेंट होती है। और ये ग्लैंड्यूलर सेल्स क्या करती हैं? कि ये ग्लैंड्यूलर सेल्स इंक्रीज होती हुई, लेंथ को इंक्रीज करती हुई जो पोलन ट्यूब होती है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पोलन ट्यूब को। तो होलो स्टाइल में न्यूट्रिशन कौन देगा पोलन ट्यूब को? ग्लैंड्यूलर सेल्स देंगी। ठीक है, तो पोलन ट्यूब का नेचर कैसा हो गया? सिक्रेटरी हो गया। और ये ग्लैंड्यूलर सेल्स से क्या कर रही है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रही है। तो इसका दूसरा नेचर कैसा हो गया? कि इसका दूसरा नेचर है एब्जॉर्प्टिव। क्या है? दूसरा नेचर है इसका एब्जॉर्प्टिव। समझ में आया? अब इधर देखिए सॉलिड स्टाइल में। सॉलिड स्टाइल में क्या हो रहा है? कि भैया पूरा का पूरा जो स्टाइल वाला पार्ट था वो किससे मिलकर बना हुआ है? ट्रांसमिशन टिश्यू से मिलकर बना है। ये बिल्कुल सॉलिड है, खोखली नहीं है, बिल्कुल ठसाठस टिश्यू भरे हुए हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारा पोलन ग्रेन। क्या आ गया? यहाँ पर पोलन ग्रेन आ गया। अब इस पोलन ग्रेन को क्या करना है? कि इस पोलन ग्रेन को पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पर भी पोलन ट्यूब को क्या का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, एंजाइम सीक्रेट करने पड़ेंगे, तब जाके स्टिग्मा की दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुसेगा। जैसे तैसे अंदर घुसेगा, वापस से सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट है, इसको भी एंजाइम्स के थ्रू एंजाइम सीक्रेट करेगा, पेक्टिनेज एंजाइम वगैरह को सीक्रेट करेगा। और क्या करेगा? इन जो सेल्स हैं, जो ये टिश्यू है, इस टिश्यू की जो सेल्स है दीवारों को तोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी पोलन ट्यूब का नेचर कैसा हो गया? सिक्रेटरी। अब आगे की तरफ लेंथ बढ़ाना है, एंजाइम को सीक्रेट कर रहा है तो एनर्जी भी चाहिए। तो यहाँ पर एनर्जी किससे लेगा? ये सॉलिड स्टाइल में ये एनर्जी लेगा, ये जो ट्रांसमिशन टिश्यू है इन्हीं को एज अ न्यूट्रिशन क्या करेगा? ये यूज करेगा। तो यहाँ पर सॉलिड स्टाइल में भी पोलन ट्यूब का नेचर कैसा हो गया? सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स यहीं पे कंप्लीट होता है। आज हमने सबसे मेन जो डिस्कशन किया है वो मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में देखा है और हमने ये देखा है कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं ओव्यूल के बारे में, क्योंकि हमने फीमेल गेमेटोफाइट गाइनोशियम की बेसिक जो डिटेल्स थी वो पढ़ ली। ओव्यूल को देखेंगे, ओव्यूल के अंदर किस तरह से एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होता है, किस तरह से एग सेल का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू so much students.